दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर या आरओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप पीवाईक्यूज लेकर आया हूँ, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो पीवाईक्यूज है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है, मतलब आप इसे हेल्थ साइंस कह लीजिए या बायोलॉजी कह लीजिए, इससे संबंधित ये पीवाईक्यूज है। और ये पीवाईक्यूज लास्ट 25 साल के हैं, लास्ट 25 साल के टॉप पीवाईक्यूज हैं। और दूसरी बात, ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है, बेसिकली लेक्चर नहीं, सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने एचईओ के पेड ग्रुप में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं दी ऑफिसर्स पॉइंट पर। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं और डिटेल में समझते हैं। जो 30th क्वेश्चन है, हम शुरुआत करेंगे 30वें क्वेश्चन से। तो ये क्या है, यहाँ ये मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 200 से कम होना चाहिए, 180 टू 200 mg पर डेल, यानी कि मोटा मोटा आप कह लीजिए कि 200 से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, एक मोम जैसा एक ये पदार्थ होता है, ये बेसिकली लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? लिपिड। लिपिड मतलब ये वसा है ना, जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में पाया जाता है, हर एक कोशिका में पाई जाती है, स्पेशली लिवर में। और इसका काम क्या है? ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या कि जो कोशिका के ऊपर की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली को मेंटेन करता है, हमारे हार्मोन को मेंटेन करता है और विटामिन डी का निर्माण करता है ना। हार्मोन, विटामिन डी और इन सेल मेम्ब्रेन का ये निर्माण करता है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरत है इसकी, ठीक है, ये बहुत जरूरतमंद है। और अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल हो जाता है। तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या बन जाता है? जहर बन जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये रहा पूरा कोलेस्ट्रॉल, जिसका लेवल हमारे ब्लड में 200 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ओके, देखिए, ग्लैंड मतलब मैंने आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर में बता दिया था। ये क्या करता है? ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल होता है जो हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ता है और हमारे शरीर के बहुत सारे एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। ओके, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में है, तो उनमें से एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सबसे छोटा ग्लैंड है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि यही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे शरीर के बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है। ओके, तो एक एक करके इसमें जितने भी ग्लैंड्स दिए गए हैं हम उन ऑप्शंस को भी डिस्कशन करते हैं। तो ये आप देखिए कि पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका लोकेशन क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन ये है, यहाँ पे, ये हमारे ब्रेन के पास होता है, यहाँ पे ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन। ओके, अच्छा, दूसरी बात, इसमें और क्या ऑप्शन है? एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन क्या है। तो ये आपको दिख रहा है किडनी, ये है हमारा किडनी, और इस किडनी के ऊपर ये जो एक कैप दिख रही है, एक जो टोपी दिख रही है, इसी टोपी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर होता है। ये हार्मोन ये फ्लाइट और फाइट में आपको हेल्प करता है, मतलब आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है बेसिकली। ओके, इसके अलावा जो हमारा अगला ग्लैंड है ये है थायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं, ये गले में जो ये एच शेप का ये ग्रंथि है, ये बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि है, इसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? ये थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है। अगर यही ग्लैंड थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा सिक्रेट कर दे, मतलब जरूरत से ज्यादा रिलीज कर दे, तो हमें थायराइड हो जाता है, राइट, हमें थायराइड हो जाता है।
दूसरी बात, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये, अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन आपको नहीं करूंगा मैं, तो ये थायराइड ग्लैंड है। ओके, इसके बाद जो अगला ग्लैंड है वो है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। पैनक्रियास ये कहाँ होता है, ये आप देख सकते हैं, पैनक्रियास यहाँ पे है। ये वाला जो ऑर्गन है ये है पैनक्रियास। और पैनक्रियास का काम क्या होता है, ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है। बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो उसको कंट्रोल करता है और पाचन में हेल्प करता है, राइट। इसके अलावा ये हमारे हो गए सारे के सारे हार्मोन्स और ग्लैंड्स, ये हो गए हमारे ग्लैंड्स। तो एड्रिनल हमने देखा, हमने थायराइड देखा, हमने पैनक्रियास देखा और पिट्यूटरी देखा। पिट्यूटरी तो अपने आप में मास्टर ग्लैंड है, मतलब क्या कि ये बाकी सारे दूसरे ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ये भी एग्जाम यूपीपीसीएस प्री 96 में पूछा गया था और रिसेंटली ये 2013 में भी पूछा गया था फॉरेस्ट के एग्जामिनेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। अच्छा, मैं इसको आपको समझाता हूं। ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन मतलब अंतस्रावी, एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी। इसका मतलब पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए, जो अंतस्रावी ग्रंथि होती है इसका मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो डक्टलेस होती है, मतलब इनके पास कोई पाउच नहीं होता है। मतलब अपना इनका जो मटेरियल होता है, जो भी इनका मटेरियल होता है, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, हमारे ब्लड में रिलीज कर देती है, सीधे सीधे खून में ये रिलीज करती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अंतस्रावी। और जो बाह्य स्रावी होता है यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इसका मतलब क्या कि ऐसे ग्रंथियां जो अपना मटेरियल होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, वो सीधे सीधे ब्लड में ना रिलीज करके यह ब्लड के बाहर रिलीज करती है। अच्छा, एग्जाम्पल भी आपको मैं बताता हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, स्वेट ग्लैंड, मतलब जो पसीने वाली ग्रंथि है, या आप लार लार को मान लीजिए, लार ग्रंथि यानी कि आप इसे कहते हैं लार, यानी कि, अच्छा मैं भूल गया लार को क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ये देखिए, लार कहां रिलीज होता है, हाँ सलाइवा, लार मतलब सलाइवा। ये लार कहां रिलीज होता है, क्या ये खून में रिलीज होता है, नहीं, ये लार आपके मुंह में आता है ना, मुंह में रिलीज होता है, मतलब खून के बाहर रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई एम रियली सॉरी, यहां मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, एक सेकेंड। ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो आपका स्वेट ग्लैंड है, और जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है या सलाइवा है, ये क्या होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब क्या कि ऐसे ग्रंथियां जो अपना मटेरियल खून में ना रिलीज करके ये खून के बाहर रिलीज करती है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जैसे कि आप थायराइड पकड़ लीजिए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, जो इसका मटेरियल है, इसका जो लिक्विड है, उसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। वो थायराइड क्या करता है, वो उस ये ग्लैंड क्या करता है, उस थायराइड को ब्लड के अंदर रिलीज करता है, खून के अंदर छोड़ता है, ना कि खून के बाहर, ना कि किसी हमारे बॉडी ऑर्गन के अंदर। तो ये दो डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है, यानी कि अंतस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। तो इसका आंसर क्या है, पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। ये पैनक्रियास क्या है, ये दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, ओके। तो एड्रिनल कैसी है, एड्रिनल क्या है, ये एंडोक्राइन है। दूसरा है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड मतलब कि अश्रु ग्रंथि, जिसमें से आंसू निकलता है। तो आंसू क्या है, आंसू आंसू कहाँ निकलता है, क्या खून में निकलता है, नहीं, आंसू खून के बाहर निकलता है, हमारा मतलब हमारे बॉडी में रिलीज होता है, लेकिन खून में नहीं। इसीलिए हम इसे कहते हैं बाह्य स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके अलावा जो थायराइड है वो क्या है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आई बिलीव आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी से 2019 प्री में पूछा गया था। 33, हार्मोन विषयक निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मतलब पूछ रहा है कि हार्मोन से रिलेटेड ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, वे अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं, यानी कि अंतस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही है, हार्मोन्स।
है ना। दूसरा, वे मानव शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होते हैं, यानी क्या कि वो नेसेसरी है किस लिए, कैटलाइजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो ये उपापचय जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए हार्मोन यूजफुल है, जरूरी है। तो ये भी बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, डी। ओके, आर करेक्ट पूछा है तो दोनों भी करेक्ट है ना, दोनों भी करेक्ट है, एक और दो दोनों, आंसर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है, यानी कि जो हार्मोन होता है इनका केमिकल नेचर कैसा होता है। फर्स्ट, केवल अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, यानी कि सिर्फ अमीनो एसिड से बनने वाले हार्मोन होते हैं, यानी कि जो हार्मोन होते हैं सिर्फ एसिडिक होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, या केवल स्टेरॉइड के बने होते हैं, या केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो जिसका आंसर है ये है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो हार्मोन है वो अमीनो एसिड वाले भी वो होते हैं, वो स्टेरॉइड से भी बनते हैं, और वो प्रोटीन से भी बनते हैं। तो इसका ये तीनों भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए कुछ जो हार्मोन्स है वो एपिनेफ्रिन नाम का जो हार्मोन है वो अमीनो एसिड से बनता है। कौन सा, एपिनेफ्रिन, आपको याद कर रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप स्टेरॉइड की बात करो तो आप इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। जो टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ये किससे बनता है, ये स्टेरॉइड से बनता है, राइट। प्रोटीन से कौन से हार्मोन बनते हैं, तो प्रोटीन वाले प्रकृति के हार्मोन होते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। अब अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 35th, फाइब्रोनोजेन का संश्लेषण किसमें होता है, मतलब कि फाइब्रोनोजेन जो सब्सटेंस होता है ये किसमें बनता है ना, इसका निर्माण या इसका सिंथेसिस किसमें होता है। तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा लिवर, लिवर के अंदर फाइब्रोनोजेन बनता है। ओके, देखते हैं। देखिए ये जो फाइब्रोनोजेन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो फाइब्रोनोजेन नाम का क्या है, ये एक प्रकार का ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन का यूज क्या है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में खून का थक्का जमने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। किसमें, ब्लड को क्लॉट करने में। अगर शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो क्या होगा, आपके शरीर में कहीं भी छोटा भी कट लगा तो उस कट के माध्यम से पूरा का पूरा खून हमारा बाहर गिर जाएगा और डेथ हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए फाइब्रोनोजेन प्रोड्यूस किया जाता है लिवर के द्वारा, और ये क्या करता है, ब्लड का थक्का जमने में हेल्प करता है, राइट। ओके, किडनी, किडनी में होता है क्या, तो नहीं, किडनी का काम क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, छानता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में उसको फिल्टर करता है, फिल्टर आउट करता है। ओके, फाइब्रोसाइट क्या होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, ठीक है, ये एक ऊतक है, संयोजी ऊतक है ये। ओके, और रक्त यानी कि ब्लड, ब्लड ऑब्वियसली यू नो ब्लड क्या होता है ना, ये परिवहन का माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो केमिकल्स है शरीर के और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, विटामिन मिनरल हैं, ये हमारे पूरे हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। ये बस सिर्फ एक परिवहन का माध्यम है हमारा ब्लड। नेक्स्ट, ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीपी से जोलॉजी के लिए पूछा गया 2004 में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ऑब्वियसली आपको ही पता है जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है हमारा यकृत, यानी कि लिवर, राइट। लिवर क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। ओके ओके, अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है ना, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है सबसे बड़ा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की बात नहीं कर रहा है,
सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा में आप मार्क करोगे लिवर, ठीक है, लिवर, ओवरऑल लिवर सबसे बड़ा है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करता है, विशेषता पूछता है, विशेषता अंतस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप मार्क करोगे थायराइड। क्लियर है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। ओके, अब एक एक करके बाकी अदर ग्लैंड भी जो भी हम इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये थाइमस की बात करें अगर, थाइमस, थाइमस क्या है, ये जो हमारा ग्लैंड है ये प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित है, ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है। और थायराइड की बात करें तो मैंने आपको बताया थायराइड क्या है, ये सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि है, ये मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज है ये हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर के बाद। लीवर के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो वो है पैनक्रियाज। आप इसे मार्क कर सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, ये यूपीपीएससी के फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था क्वेश्चन 2013 में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है, मतलब कि मानव शरीर में यूरिया कहां पे सिंथेसाइज होता है, यूरिया का निर्माण कहां होता है मानव शरीर के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो है अगेन लिवर, यानी यकृत, ठीक है। तो लिवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है, मतलब हमारे शरीर की जो अमोनिया है, अमोनिया ही बदलता है किसमें, यूरिया में। और ये जो प्रक्रिया है ये कहां हो संपन्न होता है, ये लिवर में संपन्न होता है। लेकिन शरीर से यूरिया को निकालने की जो प्रक्रिया है, हमारे शरीर से जो यूरिया को फिल्टर करने की प्रक्रिया है वो होती है किडनी में, है ना। किडनी उस यूरिया को फिल्टर करता है, लेकिन यूरिया का निर्माण कहां होता है, लिवर में। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है और क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि किडनी क्या करता है, उस यूरिया को सिर्फ फिल्टर आउट करता है, बाहर निकालता है फिल्टर करके, लेकिन उसका निर्माण कहां होता है, लिवर में। देखिए लिवर हमारे शरीर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीजों को हम अपना कलेजा नाम दे देते हैं ना, पर्सोनिफाई करते हैं कि मेरा कलेजा, और उसे कलेजे को हम कहते हैं लिवर, कलेजा या जिगरा, है ना। ओके, अच्छा नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, इसमें सिर्फ यूरिन इकट्ठा होता है, जो यूरिन छन किडनी से छन कर यूरिन इसी में इकट्ठा होता है, यहां बनता नहीं है, सिर्फ यहां पे क्या होता है, कलेक्शन होता है यूरिन का, इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, इसके अलावा जो अगला है ये है स्प्लीन। तो इस स्प्लीन यानी कि प्लीहा, प्लीहा के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में समझा था। हम इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्प्लीन जो है, ये जो प्लीहा है, ये किस लिए फेमस है, किस लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन 2015 में फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। अगला, अल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायित्व है। अगर बॉडी में अल्कोहल है तो अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, मतलब उसको क्या करते हैं, उसको हम शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, है ना, मतलब उसको, उस जहर को कम कैसे करते हैं, कहाँ होता है, किस बॉडी ऑर्गन में होता है। तो इसका आंसर जो है यह है लिवर। इस वजह से लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनका सबसे पहले लिवर खराब होता है। क्यों, क्योंकि लिवर का काम तो है आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि जहर को हटाने का। लेकिन आप अल्कोहल पी के उसको क्या करते हैं, सॉरी आप नहीं, अमूमन हम की बात कर रहा हूं मैं, हम क्या करते हैं, अल्कोहल पीकर, शराब पीकर उसका काम 50 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से लिवर खराब हो जाता है। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करते हैं, जो हमारे दूसरे जो ऑप्शंस है। तो जो लंग्स, आप उसे फुफ्फुस कहते हो, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पिरेशन के लिए, है ना। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए। और जो हृदय है, हार्ट है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रक्त संचरण के लिए, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो वृक्क यानी किडनी है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिल्टर करने के लिए, यानी कि छानने के लिए, फिल्टरेशन के लिए। ओके, तो ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2010 में। नेक्स्ट,
यह मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण किसके हैं, मतलब किसी एक ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है, उस ऑर्गन का ये फीचर है ना। क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, और ये एक जूस सिक्रीट करता है। वो जूस का काम क्या होता है? ये जूस क्या करता है? ये एक अल्कलीन जूस होता है ना। और इस जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ये किस ऑर्गन का फीचर है, गुण है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अगेन पैनक्रियास। पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, राइट। इसका लोकेशन मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिखाया था, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी दिखाया था, है ना। ओके, ये हमारे पेट के पीछे साइड होता है, लिवर के पीछे साइड होता है, नीचे साइड पीछे साइड होता है। ओके, ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास का काम क्या है? हम इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड जूस क्यों कहते हैं? क्योंकि पैनक्रियाटिक जो जूस होता है ये ऐसा जूस है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इन तीनों को पचाता है। क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, या फैट, या फैट इसको वसा, ठीक है, इन तीनों को पचा देता है। ठीक है, और ऐसा कोई भी जूस नहीं है जो इन तीनों को पचा दे, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ओके, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि जो पैनक्रियाज है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, ये दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, यकृत की बात करें तो ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड। स्प्लीन के बारे में आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और सलाइवरी ग्लैंड तो कहाँ होता है? ये मुंह में होता है, राइट। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये सिर्फ स्टार्च को आंशिक रूप से पचाता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को ये मुंह से पचाना शुरू कर देता है। ठीक है, और लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है टाइलिन। ठीक है, लार के अंदर टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो इस पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। अगर आप 10 दिन से ज्यादा फास्टिंग करते हो तो लिवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का? तो लिवर पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या होता है? स्पेशली लिवर में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो गिर जाता है। सबसे पहला फर्क ये पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ग्लूकोज है हमारे पूरे बॉडी में, जो ग्लूकोज होता है वो जितना जरूरत है वो बॉडी में रहेगा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारे जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, हमारे लिवर में, यकृत में जाके उसका भंडारण होता है, डिपॉजिट होता है। ओके, और जब जरूरत पड़ती है, जब आप खाना नहीं खाते हो, जब आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो जो वो डिपॉजिटेड शुगर है हमारे लिवर पे, वो लिवर उस चीज को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से शरीर में क्या होता है? इसकी ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, इसीलिए कहा जाता है कि आपको मीठा ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मीठा खाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? लिवर को नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि लिवर वैसे ही हमारे शरीर के सारे ग्लूकोज को वो डिपॉजिट कर रहा है, और अगर आप ऊपर से और मीठा खाओगे तो उसको और मेहनत करना पड़ेगा, वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ओके, तो ये लिवर इंपॉर्टेंट है काफी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये यूपीपीएससी के आरओ 2021 से पूछा जाने वाला सवाल है, ये जो हमने अभी कवर किया। अगला, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्लाज्मा? उसके पहले आप ये समझिए कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का वो लिक्विड पोर्शन है, मतलब हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो आपको लिक्विड दिख रहा है, जो जलीय पदार्थ दिख रहा है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। ओके, तो इसका परसेंटेज कितना है हमारे इसमें ब्लड में? तो 90% प्लाज्मा होता है ना। तो अगर आप प्लाज्मा का कंपोजिशन देखो, घटक देखो, तो इसमें आप देखोगे, उसमें आप क्या देखोगे? अच्छा, ये प्लाज्मा क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्लाज्मा? प्लाज्मा के अंदर पानी कितना होता है? तो होता है 90% होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखो कि हमारे ब्लड के अंदर कितना प्लाज्मा होता है, तो वो 55% होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इस 55% में 90% सिर्फ पानी होता है। ठीक है,
तो हमारे ब्लड में अगर हमारा ब्लड 100 लीटर का है, आप ये मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारा खून 100 लीटर का खून आपने लिया, तो उसमें से 55% आपको क्या मिलेगा, सिर्फ प्लाज्मा मिलेगा, मतलब कि लिक्विड पोर्शन। उसके अलावा आपको 45% क्या मिलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स मिलेंगे। एरिथ्रोसाइट मतलब क्या, आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब मिलेगा, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी मिलेगा। और 1% आपको क्या मिलेगा, लगभग ये प्लेटलेट्स मिलेंगे, ठीक है, प्लेटलेट। तो ये हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन है। ओके, तो हमारे ब्लड में 90% हमारे ब्लड का सबसे बड़ा जो कॉम्पोजिशन घटक है वो है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% पानी होता है। ओके, और 45% क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, यानी कि रक्त, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। देखिए मेरा हिंदी मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, मुझे उच्चारण करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर मैं कोई भी वर्ड ऐसा बोल रहा हूँ जो आपको गलत लग रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं किसी भी शब्द, हिंदी के शब्दों का मैं उच्चारण गलत ना करूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए HEO एग्जाम के लिए मेरा एक पेड बैच भी है। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। ये पेड बैच है, इसमें आपको मैं पूरा नोट्स, यानी कि जितने भी 3 सेक्शन हैं, यूपीजी के हो गया, हेल्थ साइंस हो गया या सामान्य अध्ययन हो गया, इन तीनों सेक्शन का मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ये जो नोट्स है काफी क्रिस्प है, मतलब काफी शॉर्ट है, जितना आपको पढ़ने की जरूरत है उसमें उतना ही दिया गया है। फैक्ट बहुत ज्यादा है उसमें, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, बहुत बड़े फैक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि 400-500 पेज का मैंने आपको नोट्स पूरा दे दिया है। नोट्स बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही संगठित रूप से बनाए गए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स परचेस करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8851427835 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आई विल इरेज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित किस अंग में प्रारंभ होता है ना। प्रोटीन का जो डाइजेशन है ये हमारी बॉडी में कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन। तो इसका जो आंसर क्या है, ये स्टमक है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक से शुरू होता है। स्टमक यानी कि आमाशय, राइट। ये यूपीपी से 2020 का प्रश्न है ये। ओके, अब एक एक करके फिर से अगर हम लिवर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, एंड ये क्या करता है, ये हम पाचन क्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, लेकिन प्रोटीन को नहीं पचाता है, ठीक है। ओके, दूसरा है माउथ। माउथ से क्या होता है, हमारा स्टार्च का पाचन शुरू होता है। स्टार्च यानी कि एक प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जो हमारा सलाइवा है ये स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है मुंह से ही। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन संपन्न होता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और शुरू कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन, ये शुरू होता है अमाशय से, स्टमक से, और छोटी आंत में ये संपन्न होता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। और ये अगर प्रश्न ये पूछे कि ये प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, आप इन्हें मार्क कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट 43 पर आते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, अगला क्वेश्चन वही आ भी गया। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, पेप्सिन, तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन ये एक ही समूह के एंजाइम है, ठीक है, ये एक ही समूह के हैं। इसका आंसर क्या है, प्रोटीएज। ओके, सॉरी, इसका आंसर क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ओके, और ये सिक्रीट, ये इसका इसका स्रावित, ये स्रावित कहां होता है, ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ना। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये जो पेप्सिन है और ये जो ट्रिप्सिन है ये एक ही समूह का है। ओके, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। नेक्स्ट, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। क्या पूछ रहे हैं, जो हमारा गॉल ब्लैडर है,
उसमें अगर कोई गॉल स्टोन आ गया, कोई पत्थर आ गया, तो वो किस चीज को प्रभावित करता है, ठीक है। जिस तरीके से आपके किडनी स्टोन में, जिस तरीके से लोगों के किडनी में किडनी स्टोन होता है, तो वैसे ही पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन भी हो सकता है। तो गॉल स्टोन की वजह से दिक्कत कहाँ आती है, ये पूछ रहा है। तो इसको दिक्कत कहाँ आती है, फैट को डाइजेस्ट करने में, यानी कि वसा के पाचन में मुश्किल होती है अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो स्टोन है तो। ओके, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। एंड फैट का पाचन किसके द्वारा होता है, फैट यानी कि वसा, इसका पाचन बाइल के द्वारा होता है ना, बाइल के द्वारा होता है। तो अगर अगर ब्लैडर में अगर पथरी आ गया, तो ये फैट का पाचन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, इसका पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है, एमाइलेज। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च डिकम्पोजिंग एंजाइम होता है, इसलिए ये स्टार्च को डिकम्पोज नहीं कर पाता है, पाचन नहीं कर पाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, अच्छा ये कथन दिया है, कथन भी है, यहीं पे कारण भी है। ये कथन है, मानव शरीर जो है वो सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है, ये है कथन। और कारण क्या है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम होते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, स्टार्च डिकम्पोजिंग एंजाइम होते हैं, इसके वजह से ये पाचन करने में अक्षम है, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर है क्या, नहीं। ह्यूमन बॉडी तो स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट तो नहीं कर पाता, ये सही है, कथन तो सही है, लेकिन कारण ये नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। तो इसके वजह से क्या होगा, कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है। मतलब कि जो स्टार्च डिकम्पोजिंग एंजाइम है ये विद्यमान रहता है, इसके वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये समझिए स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च क्या होता है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स तरीके का, ठीक है, डिफिकल्ट तरीके का ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या शुगर का फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। ओके, आप ये समझिए कि ये पेड़ के पत्तों में पाया जाता है ना, पेड़ के पत्तों में पाया जाता है, ये पेड़ की जड़ों में पाया जाता है, और आलू में ये पाया जाता है, ये चावल में पाया जाता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं स्टार्च। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। 46 है, पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस रॉ स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इज डाइजेस्टेड बाय, मतलब कौन डाइजेस्ट करता है कच्चे स्टार्च को। ओके, तो जो कच्चा स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, पैनक्रियाज में तो ऑब्वियसली होता है, ठीक है, पैनक्रियाज। और लार, हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था लार के द्वारा आंशिक रूप से स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है, और पैनक्रियाज तो हर चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियाटिक जूस को। तो इसका आंसर है दोनों, दोनों के द्वारा स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है, बट कंप्लीटली नहीं। ओके, रॉ स्टार्च कंप्लीटली नहीं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है ना, पाचन का अधिकांश भाग, जो मोस्टली जो डाइजेशन है ह्यूमन बॉडी में किस ऑर्गन में कंप्लीट होता है, मोस्ट आंसर क्या है। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो इसका जो आंसर है ये है केवल एक और दो, यानी कि जो लिपिड्स है ये बाइल एसिड और लाइपेज, इन दोनों की उपस्थिति में लिपिड्स का पाचन शुरू होता है। लिपिड यानी कि वसा, ठीक है। ओके, तो वसा
को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। ये जो बाइल एसिड है ये इस वसा को छोटी छोटी बूंदों में, ड्रॉप्स में तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा लाइपेज की बात करें, जो लाइपेज है ये वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है सिंपल फॉर्म में। जटिल रूप से ये सिंपल फॉर्म में इसको बदल देता है। ठीक है। और अगर पेप्सिन की बात करें तो ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का, अगेन। ठीक है, प्रोटीन का, लिपिड का नहीं। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? केवल एक और दो। ये यूपीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन, मेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। पूछ रहा है कि हमारे टंग के, जीभ के किस भाग द्वारा मीठे का पता लगाया जाता है, मतलब अपने को स्वीट फील होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? फ्रंट, अग्र भाग से, ये समझिए। ये है हमारा टंग। अब इस टंग में अलग अलग लोकेशन पे आपको अलग अलग टेस्ट आता है। इसके पिछले भाग में, सबसे पिछले भाग में कैसा आपको टेस्ट आएगा? कड़वा। ठीक है, अगर कड़वा कोई चीज है तो वो चीजें जब इस भाग तक पहुंचेगी तो आपको महसूस होगा कड़वा है। खट्टा, इन दोनों भाग में खट्टा महसूस होता है, यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। और अगर नमकीन है कोई चीज तो यहाँ पड़ता है, तब महसूस होता है। और स्वीट सबसे पहले, सबसे आगे स्वीट। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? अग्र भाग में, फ्रंट भाग में। नेक्स्ट, बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है बॉडी में? तो ये उबरिक के यानी कि किडनी में पाया जाता है। अब ये बोमेंस कैप्सूल कैप्सूल क्या होता है देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा किडनी। ये है हमारा किडनी। किडनी का काम क्या है? फिल्टरेशन, है ना, यूरिन को फिल्टर करता है। अब इसमें जो बोमेंस कैप्सूल है ये क्या होता है? ये आपको दिख रहा है, ये सेक्शन आपको दिख रहा है। इसी के अंदर आपको एक ये दिख रहा है आकार, छोटा सा आकार। ये हम इसी को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। अगर इस चीज को मैं जूम इन करूं तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये है बोमेंस कैप्सूल। इसमें क्या होता है? बहुत तेजी से हमारे ब्लड का फिल्टरेशन होता है, हमारा खून फिल्टर होता है ना, यहाँ से जाता है और इसके हर एक भाग तक जाता है। और हर जगह क्या होता है? कुछ ना कुछ जो हमारे शरीर के एलिमेंट है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कहीं विटामिन, कहीं मिनरल, कहीं कुछ एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये बोमेंस कैप्सूल किससे संबंधित है? ये किडनी से संबंधित है, किडनी में पाया जाता है ये। ओके, ठीक है। अच्छा, किडनी की यूनिट क्या होती है? किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इस किडनी की सबसे एक छोटी इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई है ये नेफ्रॉन। ठीक है। और ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ये इसी नेफ्रॉन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये यूपीपीएससी वेटिंग ऑफिसर में पूछा गया था, वेटिंग ऑफिसर 2020 में। नेक्स्ट, मदिरा से मूत्रधिक्य यानी कि डायूरेसिस होता है। जो अल्कोहल कंजप्शन की वजह से क्या होता है? डायूरेसिस होता है। क्यों? ये पूछ रहा है क्यों होता है इसकी वजह से। इसके पहले आप ये समझिए डायूरेसिस होता क्या, यानी कि मूत्रधिक्य क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में जितना यूरिन बनना चाहिए अगर उतना बन रहा है तो चीजें नॉर्मल है। अगर जरूरत से ज्यादा हमारे बॉडी में यूरिन बन रहा है, मूत्र बन रहा है या निकल रहा है पानी के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं डायूरेसिस। ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा मूत्र का बनना और बाहर निकलना। ओके, ऑलराइट, यानी कि बार बार पेशाब लगना, इसे हम कहते हैं डायूरेसिस। तो ये कैसे होता है? अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है। अगर कोई शराब पी रहा है तो इसकी वजह से उसको डायूरेसिस की संभावना ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एडीएच का कम रिलीज होना। जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। इसका सिक्रेशन कम हो जाता है अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो, जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है ना, मतलब पूछ रहा है कि किडनी का नॉर्मल फंक्शन कौन सा नहीं इनमें से, विच इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण।
रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, क्या ये किडनी का काम है? नहीं, है ना। तो ब्लड में जो शुगर की मात्रा का कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पैनक्रियाज का होता है। किसका? पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करता है, और यही इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और ये इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? ये पैनक्रियाज यानी कि पित्ताशय सिक्रीट करता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। अपोहन मतलब डायलिसिस। डायलिसिस का इमेज मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था, आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्या पूछ रहा है? डायलिसिस यूज फॉर पर्सन विद डिफेक्टिव किडनीज, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज। तो डायलिसिस में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्या होता है इसमें, बताइए। डायलिसिस में, ओके, इसका ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है ना, परासरण होता है। ठीक है, तो डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पर्सन विथ डिफेक्टिव किडनी, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज परासरण, ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन, मतलब क्या पूछ रहा है कि हार्मोन, विच हार्मोन रेगुलेट्स द आउटपुट ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी, है ना। यूरिन फॉर्मेशन को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा एडीएच। मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में ही बताया, एडीएच यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये किडनी में होता है और ये यूरिन के आउटपुट को कंट्रोल करता है, यानी कि मूत्र के निस्तारण को कंट्रोल करता है। एडीएच इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये यूपी एलडीए यूडीए में पूछा गया था। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के किस अंग के फेल होने की संभावना है? इफ एल्ब्यूमिन मिल रहा है यूरिन में, तो अगर एल्ब्यूमिन मिल रहा है तो उस पर्सन का किडनी फेलियर की संभावना काफी ज्यादा है। हमारे उसमें यूरिन में एल्ब्यूमिन नहीं आना चाहिए। ठीक है, एल्ब्यूमिन नहीं आना चाहिए, जिससे क्या होता है? किडनी फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, ये अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन लिवर द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या एक प्रोटीन है जिसको लिवर बनाता है, और लिवर इसको बनाने के बाद इसे ब्लड में रिलीज कर देता है और जो प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये क्या करता है एल्ब्यूमिन? ये हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को रिपेयर करता है और इंफेक्शन से लड़ता है, संक्रमण से लड़ता है। ठीक है, और अगर ये आपके यूरिन में मिल रहा है, अगर किसी की यूरिन में मिल रहा है, इसका मतलब क्या? कि उस पर्सन का लिवर फंक्शनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैं ये चलिए, ये सब के बारे में तो अभी आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, स्प्लीन के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि स्प्लीन और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मुख्य नत्रजनी यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? मानव ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? तो इसका आंसर है यूरिया। ठीक है, ये यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, और इसीलिए हमें कहा जाता है, इसीलिए ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, यूरियोटेलिक मतलब क्या? कि ऐसे ऐसे जीव जो यूरिया के रूप में अपना अपशिष्ट पदार्थ को रिलीज करते हैं, यानी कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया के रूप में रिलीज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक।
अमोनिया, देखिए अमोनिया जो ये बहुत ज्यादा ये विषैला पदार्थ होता है, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, और इससे ह्यूमन नहीं, इससे जो जलीय जीव है यानी कि जो फिशेस हैं, फिशेस मछलियां क्या करती हैं, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया के रूप में इसे उत्सर्जित करती हैं, इसको रिलीज करती हैं। उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। मैच द कॉलम में पूछा जाता है ये सुमेलित करने के लिए, अमोनोटेलिक कौन होता है, तो फिशेस होती हैं, जलीय जीव होते हैं। यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षियां होती हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं यूरिन से के माध्यम से, वैसे ही जो बर्ड्स होती हैं ये यूरिक एसिड रिलीज करती हैं। इनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है, यूरिक एसिड है। इसलिए हम इन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक। और गुआनिन, गुआनिन कौन रिलीज करता है एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट, ये कीड़े मकोड़े हो गए, है ना। आप इसे इंसेक्ट्स मान लीजिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो गुआनिन के रूप में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, ये फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है। पूछ रहा है कि एक जो ह्यूमन किडनी है वो एक 24 घंटे में कितने ब्लड को फिल्टर करती है या प्यूरिफाई करती है। तो इसका आंसर क्या है, 180 लीटर प्रतिदिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगर आपको लग रहा है कि सर 180 लीटर ब्लड तो हमारे शरीर में है ही नहीं, तो 180 लीटर कैसे छान दिया, तो इसको आप इस गणित से समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में फॉर एग्जांपल 8 लीटर्स ऑफ ब्लड है, 8 लीटर है, तो हमारे शरीर में जो ये 8 लीटर ब्लड है वो एक बार नहीं, लगभग आप इसे मान लीजिए कि 200 बार से ज्यादा पूरा सर्कुलेट होता है। ठीक है, 200 टाइम्स ये सर्कुलेट सर्कुलेट होता है, सॉरी 200 टाइम नहीं, 20 बार। ठीक है, तो लगभग 160, 20 से 22 बार ये क्या होता है, सर्कुलेट होता है, इसीलिए ये मिलाकर क्या बन गया, 180 लीटर। तो 180 लीटर जो ये है लिक्विड है, वो दिन भर किडनी इसको फिल्टर आउट करती है, छानती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पाद को छानने वाला अंग, यानी कि हमारी कौन सा वो ऑर्गन है जो कि यूरिया एंड यूरिक एसिड को फिल्टर आउट करता है। तो उस ऑर्गन का नाम क्या है, उसका नाम है हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज किडनी। किधर गया, इधर है, गुर्दा यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये एएचएम ऑफिसर, ठीक है, मैं पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एचजीओ में भी मिलेंगे, हालांकि ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा है। ठीक है, ओके। शरीर में यूरिया किस चक्र के माध्यम से बनती है, यानी कि हमारे बॉडी में जो यूरिया बनने का प्रोसेस है वो किस साइकिल के थ्रू बनता है, ये किस साइकिल के फॉर्म में बनता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑर्निथिन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, इस साइकिल के माध्यम से हमारे शरीर में क्या बनता है, यूरिया बनता है। ओके, और इसे ऑर्निथिन साइकिल को हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं, यानी कि यूरिया चक्र भी कहते हैं। ओके, यूरिया चक्र भी कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ये हमारे नेचर में, प्रकृति में मिलता है ये, है ना। जैसे कि मिट्टी हो गई या जो हमारा एनवायरनमेंट या वातावरण हो गया, इसके बीच के साइकिल है ये हमारे नेचर में मिलता है, बॉडी में नहीं, एनवायरनमेंट में मिलता है। क्रेब्स साइकिल की बात करिए क्या होता है, तो ये इस साइकिल में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मैंने आपको कल बताया था कि ये ऊर्जा का क्या है, करेंसी है, इकाई है ना। ये क्या है, करेंसी, ये एनर्जी करेंसी है ये एटीपी। तो एटीपी किस साइकिल से बनता है, क्रेब्स साइकिल से बनता है। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को पचाया जाता है, ग्लूकोज को हम एसिड में ब्रेक करते हैं। इस प्रक्रिया को, इस साइकिल को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। तो दोस्तों ये रहा हमारे पूरे 30 क्वेश्चन, और हर एक ऑप्शन को समझा के मैंने आपको 30 क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराया है। तो इस तरीके से ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपको ये वीडियो
ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसे और भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँ। और तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।